मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद लगभग 1 महीने बाद कुछ व्यवधान के कारण आपकी क्लासें नहीं चल पाई थी। अब लगभग हम प्रयास करेंगे निरंतर चलाने के लिए। तो इसके पहले वाली क्लास में शायद तिवारी जी ने आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बताया था। अभी हम लोग संज्ञा में लिंग, वचन और कारक को देख चुके हैं। अगर देखिए लिंग की बात करें तो हिंदी में कितने लिंग हो जाते हैं? एक स्त्रीलिंग हो जाता है और दूसरा पुल्लिंग हो जाता है। अगर यहाँ हम बात करें वचन में, या वचन की अगर हम बात करें तो संस्कृत में 3 हो जाएंगे। अगर यदि हम हिंदी में देखें तो एक वचन और बहुवचन हो जाएंगे। फिर यहाँ हम यदि कारक पढ़े थे, अगर यहाँ हम कारक की बात करें, ठीक, कारक में हमने क्या देखा कि कारक यदि संस्कृत में देखा जाए तो 6 प्रकार का होता है। यदि यही हम हिंदी में देखें तो 8 प्रकार का हो जाता है। ठीक, अब यहाँ क्या होगा आपका संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर आप देखें कारक में क्या है, जहाँ संबंध और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि हम हिंदी में देखें तो 8 कारकों का प्रयोग होता है। एक प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि क्यों हिंदी में 6 कारक हैं, नहीं, संस्कृत में 6 कारक हैं और आपके हिंदी में 8 कारक हैं। प्रश्न उठ सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है, ऐसे तो परीक्षा में ये नहीं पूछेगा क्या कारण है। अगर 1 2 3 सही करने में कथन ए सही आर गलत या आर गलत ए सही, इस तरीके से कथन वाला प्रश्न आता है तो यहाँ पूछा जा सकता है। अब आपसे हम बताएं यहाँ संबंध और संबोधन का सीधे प्रभाव, सीधे कर्ता से न होने के कारण प्रभाव, कर्ता के साथ सीधा प्रभाव, यहां देखिए कर्ता के साथ सीधा प्रभाव न पड़ने के कारण, न पड़ने के कारण इनका प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर देखें एक थोड़ी सी भूमिका आपको हम बता दे रहे हैं, इसके बाद फिर देखते हैं अगला। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें संस्कृत में 6 कारक का प्रयोग हो जाएगा और हिंदी में 8 कारक का प्रयोग हो जाएगा। संबंध और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, उसका कारण आप जान चुके हैं, क्योंकि कर्ता के साथ इनका सीधा संबंध नहीं होता है। अब देखें कारक, संस्कृत का कारक क्री धातु और ड़ुल प्रत्यय के द्वारा बनता है। संस्कृत में अगर हम देखें तो क्या बन जाता है, कारक। ठीक, यहाँ कारक हम देखें संस्कृत में किससे बनता है, संस्कृत में यब का ड़ुल प्रत्यय, यहाँ आधा ड़ा है और वाह है छोटी ऊ की मात्रा और ला, ड़ुल प्रत्यय के अंतर क्री धात में यदि हम ड़ुल प्रत्यय जोड़ते हैं तो कारक हो जाता है संस्कृत में। यही अगर हम कहें हिंदी में क्री धातु में यदि हम अक प्रत्यय जोड़ देते हैं, अक प्रत्यय, जैसे यहाँ ये भी प्रत्यय है, ठीक, अक प्रत्यय यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, कारक बन जाता है। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि हाँ यहाँ क्री धातु में ड़ुल प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा संस्कृत का। यदि अगर हिंदी में पूछा जाए तो क्री धातु में अक प्रत्यय जोड़ देंगे तो कारक बन जाएगा। अब आपसे ये प्रश्न हो सकता है कभी पूछा जाए और हो सकता है कभी ना पूछा जाए, तो आप इसको जानते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी अगर पूछ लेगा तो आपको इसमें समस्या हो सकती है, इसलिए आप इसको जान लीजिए। ठीक, अब आप संज्ञा पढ़ चुके हैं, संज्ञा के अंतर्गत हमने आपको बताया कि लिंग वचन कारक को आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा के बाद यदि हम देखें
अभी एक बार पूर्व रिवीजन चल रहा है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो क्या होता है, जो संज्ञा शब्द के बदले, संज्ञा शब्द के बदले, अभी आपको समझना है, लिखना पढ़ना कुछ नहीं, सिर्फ समझ लीजिए। संज्ञा शब्द के बदले बोले जाने वाला शब्द, बोले जाने वाले को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब यहां पर देखें। ठीक, संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, वो सर्वनाम होता है। थोड़ा क्षमा कीजिएगा, शिरोरेखा का प्रयोग थोड़ा कम कर पाते हैं, इसलिए आदत है। आदत क्या है, खराब आदत है, इसको सुधारना होगा। थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अब आपसे कोई पूछे तो सर्वनाम के कितने भेद हो जाएंगे? सर्वनाम के 6 भेद हो जाते हैं, 6 भेद होते हैं। अब यदि आपसे पूछे यही 6 भेद कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, और तीसरा देखें तो निश्चयवाचक, चौथा यदि देखें तो अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अगर हम पांचवा देखें तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, संबंधवाचक। अब सर्वनाम यहां लगा लेना है। ठीक, अगर छठे को हम देखें तो क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक। ठीक, अब देखिए यहां पर हम देखते हैं क्या, अगर पुरुषवाचक में हम देखें तो पुरुषवाचक में क्या क्या हो सकता है, मैं, तुम, वह, आप, या, ये आपके पुरुषवाचक में हो जाएंगे। अगर निजवाचक की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आप जो है क्या हो जाएगा, आप जो है निजवाचक हो जाएगा, जो अपने में बात करे। यह और वह क्या हो जाएगा, यह और वह जो है ये निश्चयवाचक हो जाएगा। अगर यहां हम बात करें अनिश्चय का तो कोई और कुछ, कोई और कुछ हो जाएगा। संबंध के बारे में बात करें तो जो, सो हो जाता है। और प्रश्नवाचक की बात करें तो क्या हो जाता है, कौन, क्या। ठीक, यहाँ पर कौन क्या शब्द हो जाता है। ठीक, यहाँ पर देखें। ठीक, अभी आप देखे हैं कि पुरुषवाचक को हम, पुरुषवाचक को और किस नाम से और कितने आधार पर बांट सकते हैं, तो इसको हम उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। अब इसको आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम बहुत तेज धीरे तेज तेज ये आपका एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। अब ये अगर हाँ उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो मैं हो जाएंगे, मैं हो जाएगा। यदि मध्यम की बात करें तो तू हो जाएगा, और यदि अन्य की बात करें तो यह हो जाएगा। इसको एक आधार पर और हम जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, जैसे उत्तम पुरुष अर्थात मैं हो जाऊंगा, आप सुन रहे हैं तो आप हो जाएंगे, मध्यम माध्यम हो जाएंगे, अन्य अगर किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं या आपको समझा रहे हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सर्वनाम हाँ सर्वनाम परिभाषा क्या है, संज्ञा शब्द के बदले, अच्छा ये जो है संज्ञा शब्द के बदले बोले जाने वाले को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। अब पुरुषवाचक में 5 हो जाएंगे, मैं, तुम, वह, आप और यह। और निजवाचक में आप हो जाएंगे जो स्वयं की बात करें, निश्चय में यह वह। अब निश्चय की अब अगर बात करेंगे, ये तो निकट के लिए हो जाएगा और ये जो है दूर के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा जानते रहिए। अब यहाँ अनिश्चय की बात करेंगे तो कोई कुछ अनिश्चय हो जाएगा। अगर यही संबंध की बात करें तो जो सो हो जाएगा। और प्रश्नवाचक की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कौन और क्या हो जाएगा। ठीक, हम लोग इतना देख चुके हैं सर्वनाम के बारे में। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि
ये सब आप पढ़ चुके हैं एक रिवीजन के दौर में। अभी जल्दी जल्दी आप एक बार इसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है, ऐसे समझते हुए चलिए। ठीक, चलिए। अब यहाँ प्रश्न आपको हो सकता है कि कुछ बताया गया हो, जो नहीं बताया गया हो, तो थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। सर्वनाम एक ये बनता है इस तरीके से, प्रश्न बनता नहीं, हो सकता है बन जाए। तो सर्वनाम में केवल 7 कारकों का प्रयोग होता है। 7 कारकों का प्रयोग होता है। एक प्रश्न तो ये हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग होता है, तो आपको 7 कारक बताना है। अब प्रश्न ये बन जाता है कि इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है, तो आप लिखना है यहाँ पर सर्वनाम में, हाँ, सर्वनाम में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। 2 प्रश्न यहां से बना। कौन सा पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए। सर्वनाम में आपसे पूछे कुल कितने कारकों का प्रयोग होता है, तो सर्वनाम में 7 कारकों का प्रयोग होता है। और सर्वनाम में किसका प्रयोग नहीं होता है, तो संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पर अब अगला प्रश्न एक और आ जाता है, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम, इसके बारे में आप देखें, संयुक्त सर्वनाम है क्या? जो शब्द, अर्थात जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के बदले, हाँ, यहाँ पर क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के मेल से बनता है, उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न क्या था कि संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं, उसे हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब यहाँ एक और लिखना है, एक प्रश्न और है, संयुक्त सर्वनाम का नाम, संयुक्त सर्वनाम का संयुक्त सर्वनाम का नाम डॉक्टर दीमसित्स ने दिया है। ठीक, दिया है, डॉक्टर दीमसित्स ने दिया है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो संयुक्त सर्वनाम हो सकते हैं। जैसे पहला हो गया जो कोई, पहला शब्द हो गया जो कोई, और दूसरा शब्द हो गया सब कोई, और तीसरा हो गया जो कुछ, और उसके बाद कोई ना कोई, कोई ना कोई, और कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। ठीक, अब यहाँ पर हम एक बार फिर से पुनः देखते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम में केवल 7 कारकों का प्रयोग होता है। सर्वनाम में किसका प्रयोग, जैसे 7 है, हिंदी में 8 कारक हैं, तो हमको समझ लेना चाहिए कि एक कारक कौन सा नहीं है जिसका प्रयोग नहीं होता है। तो सर्वनाम में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। संयुक्त सर्वनाम नाम, हाँ, संयुक्त सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम संज्ञा शब्द से के मेल से बनता है, उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्न अगला हुआ, तो संयुक्त सर्वनाम का नाम किसने दिया है? तो संयुक्त सर्वनाम का नाम डीमसित्स ने दिया है। अब कुछ संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण है, जो कोई, सब कोई, जो कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ आदि शब्द जो आपके हैं, ये सब हाँ, संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब देखिए, हम लोग इसके पहले आप जो है सर्वनाम पढ़ चुके थे।
इसके पहले तिवारी जी ने आपको सर्वनाम बताया था, जो थोड़ा कुछ छूट गया था या अब नहीं भी छूटा था तो हमने आपको पुनः 1 महीने पहले क्लास चली थी तो हमने आपको इसका रिवीजन करवा दिया। ठीक, अब संज्ञा पढ़ चुके हैं, संज्ञा के अंतर्गत लिंग वचन कारक को पढ़ चुके हैं और संज्ञा के बदले जो बोला जाता है उसे सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं। अब अगला शब्द आ जाता है विशेषण। विशेषण शब्द क्या है? हाँ, आइए मित्रों हम लोग देखते हैं विशेषण। विशेषण अभी इसके प्रकार हम नहीं जानेंगे, अभी सिर्फ इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। वह पद जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसकी विशेषताओं को बतलाता है। अब जैसे संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर विशेषता किसकी बताती है? उसके गुण का बता सकता है, उसके गुण को, उसके दोष को, संख्या और परिमाण को बता सकता है, तो उसे विशेषण कहते हैं। हम आपसे अगर पूछें विशेषण की परिभाषा क्या है तो आपको कहना वह पद जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसकी विशेषताएं अर्थात गुण, दोष, संख्या, परिमाण को बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। अब इसमें देखिए आगे अगला क्या है, जिस पद की विशेषता बताती है, जिस पद की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहा जाता है। जैसे लंबा, मोटा, काला, 4, 10। अब विशेष और विशेषण तो आप जानते हैं, आइए हम लोग विशेष और विशेषण के बारे में इसमें देखें कौन सा शब्द विशेष होगा और कौन सा विशेषण होगा जिसके बारे में बताया जाए। जैसे अभी आप एक उदाहरण ले लीजिए, अभी इसको हटा देते हैं, एक बार इसको देख लीजिए फिर हटा देते हैं, तब उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। उदाहरण इसका, अब सर विशेषण की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं, अब एक बार एक उदाहरण से थोड़ा विशेष और विशेषण को हम समझ लेते हैं। पहला एक उदाहरण है, दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। अधिकारी है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए दीपू एक ईमानदार अधिकारी है, तो यहाँ पर क्या विशेष होगा क्या विशेषण होगा, एक बार आप स्वयं इसको मन में लगा लीजिए कि क्या हो सकता है। अब देखिए क्या है, अधिकारी की विशेषता क्या है? ईमानदारी। यहाँ दीपू को छोड़ दीजिए क्योंकि क्या विशेषता है, अधिकारी जो है क्या हो जाएगा, ये आपका विशेष हो जाएगा क्योंकि अधिकारी की ही विशेषता क्या है, वह ईमानदार है। तो अधिकारी का विशेषण क्या हो जाएगा, यह आपका ईमानदार हो जाएगा। अधिकारी विशेष से हो जाएगा और ईमानदार उसकी विशेषता हो जाएगी। पहला उदाहरण। अगर यही दूसरे उदाहरण में हम बात करें तो साधारण सा उदाहरण है, मोहन एक अच्छा मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें अगर हम देखें तो विशेष और विशेषण क्या हो सकता है। अब यहाँ अच्छा तो सीधी सी बात है, जब देख रहे हैं किसी की विशेषता है, अच्छा कौन है, तो अच्छा कौन है, तो अच्छा लड़का है, तो लड़का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। आपको मित्रों सीधे सीधे यही समझना है, जिसकी विशेषता बताई जाए अर्थात चाहे लड़के की विशेषता अच्छा होना तो लड़का विशेष से हो जाएगा, उसकी विशेषता अच्छा होना है तो विशेषण हो जाएगा। चाहे पहले उदाहरण में हम देखें विशेष अधिकारी विशेष से हो जाएगा और उसका ईमानदार होना उसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक, ये उदाहरण अगला देख ले, अगला एक और उदाहरण से आप समझ लीजिए, अशोक। हाँ, अगला एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, अशोक एक बुरा पति है। बुरा पति है। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें देखिए क्या विशेषता है, पति की विशेषता क्या है कि बुरा है, पति क्या हो जाएगा, पति यहाँ विशेष से हो जाएगा और बुरा क्या है, यहाँ इसकी विशेषण हो जाएगा क्योंकि पति की क्या विशेषता है, वह बुरा है। तो तीन शब्दों से हम लोग जान सकते हैं कैसे क्या है। ठीक, हमने आपको तीन उदाहरण बताया,
कि दीपू एक ईमानदार लड़का है। ठीक। अब ईमानदार जो है, हाँ, दीपू एक ईमानदार अधिकारी है, चाहे लड़का कर दिए चाहे अधिकारी, बात वही है। ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं दीपू एक ईमानदार अधिकारी है, तो अधिकारी की ही विशेषता ईमानदारी बताई जाए, ना कि दीपू की। अधिकारी की विशेषता यहाँ ईमानदार होना है। उसी तरीके से दूसरे उदाहरण में हम देखें तो लड़का की विशेषता क्या है, अच्छा होना। उसी तरीके से तीसरे में हम देखते हैं तो पति क्या है, पति बुरा है, पति की विशेषता क्या है, बुरा होना। ठीक। अभी हम इतना देख चुके हैं। अब आइए हम लोग संज्ञा के, हाँ, विशेषण के कुछ भेद देखते हैं जो आपको कई पुस्तकों में कई प्रकार से मिलता है। ठीक। ऐसे तो मुख्य रूप से देखा जाए तो विशेषण 4 ही प्रकार का हो सकता है, लेकिन और थोड़ा सा जान लीजिए। जानना आपको 4 ही है, लेकिन हम कह रहे हैं थोड़ा सा और जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। इसको 3 आधार पर, हम विशेषण को हम 3 आधार पर बांट सकते हैं। एक बार यहाँ पर बना ले, उसके बाद फिर देखा जाएगा। पहले अगर हम कहें रचना के आधार पर, रचना के आधार पर अगर हम देखें, रचना के आधार पर कितने हो जाएंगे, तो रचना के आधार पर 2 हो जाएंगे। एक आपका उद्देश्य और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, विधेय। ठीक। एक उद्देश्य हो जाएगा और दूसरा विधेय हो जाएगा। अभी हम उद्देश्य और विधेय को देखेंगे। जैसे किसी वाक्य में, अभी जब वाक्य पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे, एक वाक्य सरल वाक्य यदि है तो उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होना जरूरी होता है, तभी वो वाक्य है। यदि नहीं है तो वह वाक्य नहीं है। अभी सिर्फ आपको यही जानना है कि विशेषण रचना के आधार पर यदि हमसे पूछा जाए तो ये आपका एक उद्देश्य हो जाएगा और दूसरा विधेय हो जाएगा। अब यहाँ जो हम लोग जानते हैं, जो जग जाहिर है, हम लोग जानते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ विशेषण को हम देखें, एक हो जाएगा किस आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक। यहाँ देखते हैं प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर देखते हैं तो सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं 4 हो जाएगा, रचना के आधार पर 2 हो जाएगा। अब प्रयोग में हम देखते हैं क्या हो जाएगा, हाँ, प्रयोग। चलिए, प्रयोग में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या हो जाता है, सबसे पहले गुणवाचक हो जाता है। अगर यही दूसरे नंबर पर हम देखें तो संख्यावाचक, हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। और यदि तीसरे की बात करें तो परिमाण, और चौथे की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक। ठीक। यहाँ पर आप देखिए, अभी यहाँ देखना है आपको कि जैसे हमने बताया कि रचना के आधार पर 2 हो जाएंगे, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब यहाँ प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं गुणवाचक हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, सार्वनिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए संख्यावाची के 2 भेद हो जाते हैं। यहाँ पर संख्यावाची में अगर हम देखें तो एक निश्चित हो जाता है और यहाँ दूसरा अनिश्चित हो जाता है। ठीक। संख्यावाची में अगर हम देखें तो एक निश्चित और एक अनिश्चित। अगर यहाँ निश्चित की हम बात करें तो निश्चित के भी 5 प्रकार हो जाते हैं। जैसे पहला गणनावाची या गणनावाचक, अगर दूसरे की हम बात करें तो क्रमवाचक, तीसरे की बात करें तो आवृत्तिवाचक। अगर यहाँ तीसरा हो गया, फिर चौथे की अगर हम बात करें तो समुदाय, और पांचवें की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गणना। गणना में अगर आप देखें यहाँ क्या है,
यहाँ प्रयोग के आधार पर अभी मामला चल रहा है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनिक। अभी हम सिर्फ गुण तो आप पकड़ लेंगे, गुण के आधार पर 6 होते हैं, आपको वहां पकड़ में आ जाएगा। यहाँ संख्यावाची में हम अगर देखें तो निश्चित और अनिश्चित। अगर निश्चित में हम देखें तो आपका गणना, क्रम, आवृत्त, समुदाय और प्रत्येक। या अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला। गणना पे अगर हम गणना करें तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर यहाँ क्रम की बात करें तो हम क्या हो सकता है, पहला हो सकता है और दूसरा हो सकता है। अगर आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति में क्या हो जाएगा, 2 गुना, 3 गुना, ये जो है आपकी आवृत्ति हो जाएगी। अगर यहीं समुदाय में हम कहें तो दोनों, तीनों। अब यहीं प्रत्येक में हम कहें तो हर एक या प्रत्येक बोधक। ठीक। अब यहाँ पर देखें, ये तो निश्चित का हो गया, अनिश्चित का कोई नहीं है। यहाँ पर निश्चित के आपके 5 हो जाएंगे। अब यदि हम गणना की बात करें तो गणना के भी 2 हो जाएंगे। पहला पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 1, 2, 3। अब यहाँ पर अगला देखें अपूर्णांक। अपूर्णांक की हम बात करें तो यहाँ पर आधा हो सकता है और यहाँ तिहावा हो सकता है। इस तरीके से ये आपका अपूर्णांक। यहाँ पूर्ण 1, 2, 3 की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या हो जाती है, और अपूर्ण की बात करें तो आधा, तिहावा, पौना, ये सब क्या है आपका, ये अपूर्णांक हो जाता है। ठीक ठीक। अब उसके बाद आता है परिमाण। अगर हम परिमाण की बात करें तो भी इसका निश्चित, हाँ, निश्चित और अनिश्चित। ठीक। परिमाण की बात करें तो निश्चित और अनिश्चित हो जाता है। अब यहीं अगर हम देखें तो सार्वनामिक का, सार्वनामिक को हम देखें तो इसका 2 हो जाता है। ठीक। यहाँ सार्वनामिक का देखें तो क्या हो जाता है, मूल और यौगिक। ठीक। अब देखें अगला, हम देखते हैं अगला। यहाँ पर देखें तुलना के आधार पर, हमने कहा 1, 2 और तीसरा तुलना के आधार पर विशेषण। आधार पर विशेषण के 3 प्रकार हो जाएंगे। तुलना के आधार पर अगर हम देखते हैं तो पहला मूलावस्था, मूलावस्था और उत्तरावस्था, और यहाँ पर उत्तमावस्था। ये जो है तुलना के आधार पर। ठीक। अब यहाँ हम लोग देखते हैं एक बार इसके जो है, हाँ, विभाजन की यहाँ हम बात करते हैं तो विभाजन में हम देखते हैं कि विशेषण के मुख्य रूप से तो हम यही 4 जानते हैं, जो कि माना भी जाता है, आपकी परीक्षाओं में यही पूछा भी गया है। लेकिन हम कह रहे हैं अगर इतना आपको पता है, इसको भी जान लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता। हम भी जानते हैं आप सोचेंगे अनावश्यक पढ़ा रहे हैं, लेकिन ठीक है, कभी कभी अनावश्यक भी पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी यहाँ से प्रश्न अगर पूछ लिया तब मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक। हाँ, आइए मित्रों, इसमें हम लोग देखते हैं आगे। जैसे हम आपसे बताएं विशेषण के प्रकार। यदि साधारणता पूछा जाएगा तो विशेषण प्रयोग के आधार पर हम 4 जानते हैं, जो आप जानते हैं। यहाँ पर एक और देख लीजिए, रचना के आधार पर 2। रचना के आधार पर कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय। अभी हम इनको विस्तृत जानकारी लेंगे। अभी एक आप इसमें देख लीजिए, ये आप बना लेंगे तो याद करने के लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक। रचना के आधार पर 2 प्रकार का होगा, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब यही प्रयोग के आधार पर हम देख लेते हैं तो 4 प्रकार हो जाता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण
और सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर विशेषण आपको इतना समझना है, ठीक। अब यहाँ गुणवाचक में हम देखें तो मुख्य रूप से इसे 6 प्रकार से बांटा जा सकता है। गुण के आधार पर, आदि आकार के आधार पर, ये सब आप इतना जानते हैं, नहीं तो अभी विस्तृत में इसको हम बता देंगे आपको, ठीक। अब संख्यावाची में अगर हम देखें तो संख्यावाची में 2 प्रकार हो जाएगा, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। अगर निश्चित की यहाँ हम बात करते हैं तो 5 प्रकार हो जाता है, एक गणना के आधार पर, दूसरा क्रम के आधार पर, तीसरा आवृत्ति के आधार पर, चौथा समुदाय और पांचवा प्रतीक। अब यहाँ गणना की अगर आपसे एक प्रश्न यही पूछा जाता है, 1 2 3 संख्या दे देगा, पूछेगा कौन सा विशेषण का भाग है, तो वहां आपको 1 2 3 गणना अर्थात गिनती से इसको हम जान सकते हैं। जैसे याद करिए 1 2 3 हम लोग जब प्राइमरी में थे तो 1 2 3 गिनती गणना करते थे, गिनती गिनते थे 1 2 3 4 5, वहां गणना करते थे। अब यहाँ जैसे हम वहां बैठते थे या वहां पर क्रम रहता था, पहले दूसरा तीसरा क्रम होता था, पहले पर कोई बैठेगा, दूसरी सीट पर कोई बैठेगा। टाट पर हम लोग बैठते थे ना, वहां पर मेंस नहीं मिलती थी प्राइमरी में, तो क्या करना है, एक पहला, दूसरा और तीसरा। हमने पहला बताया गणना आपको, गणना 1 2 3, दूसरा क्रम अगर देखें तो पहला दूसरा तीसरा क्रम हो जाएगा। अब यही आवृत्ति की हम बात करें तो 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, जो भी आपका है ये आपका आवृत्त हो जाएगा, 2 गुना, 3 गुना। अगर यहाँ समुदाय में हम बात करें तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों ये आपके समुदाय में हो जाएंगे। और यहाँ अगर हम कहें प्रत्येक या हर बोधक, हर एक या प्रत्येक दोनों जो है आपका प्रत्येक में हो जाएगा। अब यहाँ गणना की हम देखें, गिनती आपकी 2 तरीके से हो सकती है, या तो गिनती पूर्णांक होगी 1 2 3 होगा, या तो फिर 0.5 मतलब आधा हो जाएगा, और 0.75 मतलब 7 5 ये आपका तिहावा हो जाएगा। अब भाई 1 कर देंगे तो पूर्ण हो जाएगा, आधा और पौना तिहावा सवा करेंगे तो अपूर्ण हो जाएगा, ठीक। इतना आप समझ गए हैं। अब यहाँ तीसरे आधार पर, विशेषण का तीसरा आधार आपका क्या है, जैसे तुलना के आधार पर मूल अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमावस्था। अब इसको हम हिंदी में कैसे जान सकते हैं, जैसे जैसे अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं गुड बेटर बेस्ट, वैसे अधिक, अधिकतम और अधिकतर ऐसे जान सकते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार हैं, मूलावस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमावस्था, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही देख रहे हैं। कल की क्लास में इसके आगे विस्तार इतना आप जान गए हैं। इसके आगे कल हम लोग रचना के आधार पर दोनों को देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे और विधेय को देखेंगे, फिर गुणवाचक को देखेंगे, संख्या को देखेंगे, परिमाण को देखेंगे, सार्वजनिक के भाग देखेंगे, ठीक, सार्वनामिक के देखेंगे। कल की क्लास में विशेषण की और सारी बातें होंगी। बस आज मित्रों, आज के लिए इतना ही। काफी दिनों बाद क्लास चली है, अब लगभग प्रयास रहेगा कि आपकी क्लास लगभग तो चलती रहेगी। और अभी एक दूसरी क्लास में कल जो है आपको थोड़ा सा हम नए पत्र और पत्रिकाओं के बारे में कुछ जानकारी जरूर बताएंगे। 1 2 प्रश्न आपके, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे ईएमआरएस हो, और चाहे केबीएस हो, चाहे एनबीएस हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे एलटी हो, कहीं ना कहीं 1 2 प्रश्न पत्र से जरूर आते हैं। तो कम से कम 1 2 हम इकट्ठा करते हुए, एक एक से, एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से ही घड़ा खाली हो जाता है। तो आपको एक एक प्रश्न ऐसे जहां से इकट्ठा जिससे मिले वहां बना लेना है कि आपका एक भी प्रश्न कहीं इधर उधर से गलत ना हो, वही आपके सिलेक्शन में सहयोग करेगा। किसी भी चीज को, सारी विषय और सिलेबस सब आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है उसको पकड़ लेना है, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि जो आप छोड़ दिए हो वहीं से प्रश्न ज्यादा बन जाए, तब आपके लिए थोड़ा सा दुखदायी हो सकता है, ठीक। बस मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जरूर आपसे मिलेंगे, लेकिन एक निवेदन आपसे है कि कुछ दिन बाद क्लास चली है, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। एक आपके लाइक से पुनर्बलन मिलेगा। आप लोग बीएड किए हैं या बीटीसी जो भी किए हैं, पुनर्बलन आप जानते हैं,
पुनर्बलन यही होता है कि आप कोई कार्य करें, यदि उसका आपको प्रोत्साहन मिलता है, तो आपका उत्साह भी बढ़ता है वो कार्य करने के लिए। लेकिन यदि कोई उत्साह नहीं मिलता है, तो फिर चाहे शिक्षक हो और चाहे शिक्षार्थी हो, दोनों में थोड़ा-सा निराशा आ जाती है। इसीलिए मित्रों, आप लोग ज़रूर सहयोग करिए। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।